और आइए सीधे देखते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। का रूप ले लेती है और वो ईंट इतनी मजबूत बन जाती है कि इमारत बन जाती है। लेकिन फसल के अवशेषों को जलाने की हमारी यहां परंपरा सी पड़ गई है। पता है कि मिट्टी तपती है तो ईंट बन जाती है, फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं। इसी तरह एक भ्रम ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के फसल अच्छी होगी ही नहीं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पहले केमिकल नहीं होते थे, लेकिन फसल अच्छी होती थी। मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद कृषि युग में मानवता सबसे तेजी से फली फूली आगे बढ़ी, क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी, लगातार लोग सीखते थे। आज औद्योगिक युग में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, कितने साधन हैं, मौसम की भी जानकारी है। अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहास बना सकते हैं। दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परेशान है, उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंपरागत ज्ञान के द्वारा उपाय दे सकता है। हम मिलकर के कुछ कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, नेचुरल फार्मिंग से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा वो है हमारे देश के 80% छोटे किसान। वो छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च केमिकल फर्टिलाइजर पर होता है। अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी। भाइयों और बहनों, प्राकृतिक खेती पर गांधी जी की कही ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जहां शोषण होगा वहां पोषण नहीं होगा। गांधी जी कहते थे कि मिट्टी को अलटना, पटलना, भूल जाना, खेत की गुडाई भूल जाना एक तरह से खुद को भूल जाने की तरह है। मुझे संतोष है कि बीते कुछ सालों में देश के अनेक राज्यों में इसे सुधार आ रहा है। हाल के वर्षों में हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। इनमें से कई तो स्टार्टअप्स हैं, नौजवानों के हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना से भी उन्हें लाभ मिला है। इसमें किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इस खेती की तरफ बढ़ने के लिए मदद भी की जा रही है। भाई और बहनों, जिन राज्यों के लाखों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, उनके अनुभव उत्साहवर्धक है। गुजरात में प्राकृतिक खेती को लेकर हमने बहुत पहले प्रयास शुरू कर दिए थे। आज गुजरात के अनेक हिस्सों में इसके सकारात्मक असर दिखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तेजी से इस खेती के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। मैं आज देश के हर राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए। इस अमृत महोत्सव में हर पंचायत का कम से कम एक गांव जरूर प्राकृतिक खेती से जुड़े। ये प्रयास हम सब कर सकते हैं।
तो कुदरती काश्तकारी का खाका यहाँ पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग और ज़राअत के शोबे में क्या कुछ इस्लाहात की जानी चाहिए उसके ताल्लुक से यहाँ पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अहम खबर गुजरात से है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में धमाके के बाद भयानक आग लगी है। 9 मजदूर बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। एक की मौत की तस्दीक हो गई है। दर्जे हरारत बढ़ने से बॉयलर ब्लास्ट होने का अंदेशा बरकरार है। हालांकि पानी की बौछार से बॉयलर को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है। हालात यहां संगीन बने हुए हैं। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से बॉयलर ब्लास्ट का अंदेशा अभी तक जाहिर किया जा रहा है। 9 मजदूर बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। एक की मौत की तस्दीक हो गई है। सभी जख्मी मुलाजमीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। राहत रसानी का काम जंगी पैमाने पर जारी है। किया हम लोग 4 नंबर था। उसके बाद भागते भागते आया धुआं से पूरा हम लोगों के लिए हम लोग हाई हो गया। उसके बाद सीढ़ी से नीचे दौड़ गया भागते भागते इधर आया पानी से मुँह हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल में आया। कितना आदमी था हम लोग 5-6 होता था जिसमें से 4 आदमी आए। तो फटा क्या हुआ? फटा क्या? फटा गया रिएक्टर। तो फटने का कोई कारण मालूम है आपको? हमको मालूम नहीं है। अब उधर ही थे आप काम कर रहे थे। और अब खबर ओमिक्रॉन के ताल्लुक से राजधानी दिल्ली में 4 नए ओमिक्रॉन के मामलों की तस्दीक हो गई है। इस तरह दिल्ली में ओमिक्रॉन से 10 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 9 LNJP अस्पताल में जेर इलाज है जबकि एक शख्स को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने मीडिया को बताया है कि तशवीश की कोई बात नहीं है। ख्याल रहे कि कोरोना के नए वेरिएंट से 70 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, मगरबी बंगाल, तेलंगाना से ओमिक्रॉन के मामलों की तस्दीक हो चुकी है। आज सरदार पटेल हॉस्पिटल पटेल नगर में डिजिटल एक्सरे मशीन का इनॉग्रेशन किया गया है। 300 mA का मशीन लगाई है। मॉडर्न मशीन है बहुत ही, और जिसके अंदर मुझे लगता है जितने भी पेशेंट यहाँ पर आएंगे सबका एक्सरे तुरंत कर दिया जाएगा और ये डिजिटल एक्सरे लगने से काफी सुविधाएं के लोगों को मिलेगी। क्या कुछ इसकी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी की एक्सरे मशीन है और पहले एनालॉग थी, अब डिजिटल कर दी गई। मतलब मुझे लगता है जितने आएंगे उससे ज्यादा हो सकते हैं। उससे भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। एक घंटे के अंदर भी 50 हो सकते हैं। अगर 6 घंटे में लगाएं 200-300 भी हो सकते हैं। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर दूसरी बात, दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर लगातार लोगों के मन में डर। अभी तक देखिए कुल 10 केसेज कंफर्म हो चुके हैं अभी तक, और जो केसेज हैं 10 कंफर्म है। LNJP में भी 40 लोग हैं जिसमें 38 पॉजिटिव हैं, और आज सुबह भी 8 पेशेंट और आए हैं एयरपोर्ट से। तो जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनमें से चेक करने में काफी लोग अभी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सस्पेक्ट आए हैं जी। और कितनी नई रिपोर्ट्स आई हैं? जैसे पहले अभी तक 6 थी जिनमें से एक को डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब टोटल 10 पॉजिटिव हैं। 10 में से एक डिस्चार्ज है या 10 9 रह गए हैं। एक डिस्चार्ज। हाँ जी। सर कोई सीवियरिटी लेवल? अभी तक कोई भी सीवियर नहीं है। So how many new cases then, sir? 4 new cases. नहीं, कल तक 8 थे ना, तो 10 हो गए। कल तक 8 थे। टोटल 10 केस हो चुके। ये कहाँ से आए सर? इसकी कोई केस बाहर से आ रहे हैं, सब एयरपोर्ट से भेजे जा रहे हैं। मतलब नए जो मामले आए हैं, अब ये भी अलग से लाइन लिस्टिंग देनी स्टार्ट करेंगे। पर देखो, बाहर की जो फ्लाइटों से आ रहे हैं ज्यादातर अफेक्टेड कंट्रीज से ही है। LNJP में पहले सर इसके लिए जो अलग डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया था 40 बेड का, तो 40 पेशेंट की अगर है तो आपको लगता है नहीं, अब 100 में कन्वर्ट कर दिया गया उसको। 100 बेड का बना Sir, दिया। how many suspected cases so far in LNJP? LNJP में 40 है, जिसमें से 38 कंफर्म पॉजिटिव हैं। 2 ऐसे हैं जिनको अभी टेस्ट करके कंफर्म किया जाएगा कि वेदर दे आर पॉजिटिव और नॉट। इन सब में से 10 लोग आज तक ओमिक्रॉन के हो चुके हैं, जिसमें एक की छुट्टी हो चुकी है। 9 है अभी। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे मुल्क पे खौफ हरास का माहौल पैदा कर दिया है। दिल्ली के छतरपुर में वाक़ सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को दोबारा शुरू करने का अहम फैसला लिया गया है। इसकी जिम्मेदारी पहले ही ITBP को सौंपी गई है। इब्तिदाई तौर पर इस सेंटर में 600 बेड होंगे, तहाँ बाद में 10,000 बेड्स तक लगाए जाने का यहाँ मंसूबा है।
कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से पूरे देश में तहलका मचा दिया है। कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आई तो ओमिक्रॉन के रूप में आएगी। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के सबसे बड़े कोविड सेंटर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि दूसरी लहर में यहां पर किस तरीके से दूसरी लहर को लेकर यहां से निपटा गया था। और ये जो सबसे बड़ा सेंटर है, इसमें 650 बेड की कैपेसिटी है और साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 10,000 बेड तक भी किया जा सकता है। यानी कि अगर तीसरी लहर आती है और अगर ओमिक्रॉन के जो पेशेंट हैं जिस स्पीड में अगर बढ़ते हैं, ज्यादा बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था कर ली गई है कि ओमिक्रॉन के खतरे से किस तरीके से लड़ा जा सके। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो बेड है, यहाँ पे बेडों की व्यवस्था है अस्पताल में, और साथ ही जो सबसे ज्यादा दूसरी लहर में जो मरीजों को परेशानी हो रही थी कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है कि अगर आपको तीसरी लहर यानी कि ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं अगर बढ़ते हैं और अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। सभी तरीका का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि आईसीयू की व्यवस्था भी की गई है। हम एक कह सकते हैं मोटे तौर पे कि अगर ओमिक्रॉन के मरीज भारत में बढ़ते हैं तो भारत सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। यहाँ पर हमारे साथ आईटीबीपी के एडिशनल सीएमओ जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। सर ये बताइए, अगर तीसरी लहर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? तैयारियां पूरी हैं? जी, हमारे पास अभी जो कुछ तैयारी करनी है वो हम बिल्कुल तैयार हैं। आईटीबीपी को जिस तरह मैंडेट मिला हुआ है तो हमारा जो हेडक्वार्टर्स है इस पे पूरी तरह से नज़र बनाए बैठे हुए हैं और हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन, सफिशिएंट मेडिसिन, सफिशिएंट बेड्स अभी अवेलेबल हैं। तो हमें इस ओमिक्रॉन से मतलब हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कितने बेड की व्यवस्था यहाँ पर है और अगर इमरजेंसी पड़ती है तो इस बेडों की जो कैपेसिटी है वो आप कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? देखिए, फिलहाल के लिए हम ये जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक में 5 कंपार्टमेंट्स है, A1 to A5। तो इस ए ब्लॉक में हमारे पास 530 बेड्स अवेलेबल हैं। ऑल बेड्स आर ऑक्सीजनेटेड। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही साथ 150 बेडेड आईसीयू हॉस्पिटल भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास टोटल 680 अभी फिलहाल में अगर जैसे ही चलाना पड़ जाए तो हम 680 बेड अभी तुरंत ऑपरेट कर सकते हैं। बट उसके बाद अगर आपको एक्सटेंड करना पड़ जाए तो वी हैव अदर 4 ब्लॉक्स बी, सी एंड डी, उनको मिला के 2000 एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10,000 बेड्स। बात करने के लिए तो सुना आपने, अगर ओमिक्रॉन के कारण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती है तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है और सरकार ने पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो कर ली हैं। कैमरा पर्सन योगेन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो खबरों में फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे पार्लियामेंट में हुए शोर शराबे और हंगामे की। जी हां, लखीमपुर सानहे पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी जबरदस्त हंगामाराई देखने में आई। अपोजिशन वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा को बर्खास्त करने के अपने मुतालबे पर कायम है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर सानहे पर बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने अजय मिश्रा को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। उधर हुकूमत इस मामले पर अभी तक नरमी नहीं इख्तियार कर पाई है। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी का इस सिलसिले में कहना है कि मामला अदालत में है। लखीमपुर खीरी सानहे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। हमारे साथ है राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, आप लोग चर्चा की मांग कर, लेकिन केंद्र की तरफ से कहा गया है कि मामला सब जुडिस है, इस पर चर्चा क्यों? देखो, सब जुडिस हम उसके बारे में नहीं कर रहे हैं। हम ये सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि उनके पुत्र के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं और चार्जशीट फाइल किया गया है और चार्जशीट में बदलाव में लाने का भी वो आया है सामने। जब ये चीज़ें आए हैं तो उनको इसका असर
कल के दिन जो इंक्वायरी ठीक ढंग से चलेगी, उस वक्त जो MOS है यानी होम मिनिस्टर है वो, अगर कोई दूसरा मिनिस्टर रहता तो बात और रहती थी, लेकिन ये सीधा उनका संपर्क होम मिनिस्ट्री से रहने के बाद, और उन्होंने खुद ऐसे उनके कई बयान है कि किसानों तुमको सबक सिखाएंगे। फिर उनके पुत्र जाकर वहाँ पर कार के काफिलों को ले जाके किसानों को पीछे से मार डाला। ये सब तो सबूत है ना, लोग देखे हैं, और खुद जर्नलिस्ट भी उसमें मर गया है, किसान मर गए हैं। इसके बावजूद और क्या सबूत है? आप लोग की मांग क्या है सर? क्या इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, चर्चा की मांग कर रहे हैं? 100% वो इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। छोटे छोटे चीज़ों में पिछले के गवर्नमेंट में उनके यानी रेसिग्नेशन लिए गए, और यहाँ तो SIT ने करा कि ये कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्फ्रेंस के पीछे इनका हाथ है, ये कहा गया है। तो जब ये बात सामने आई है, निष्पक्षपात इंक्वायरी अगर होना है तो उनको इस्तीफा देना होगा और प्रधानमंत्री उनके ऊपर एक्शन फौरन लेना होगा। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। लखीमपुर खेरी में मान्य आप प्रश्न हत्या हुई है, आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य सर, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खेरी में हत्या हुई है, आप प्रश्न और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है, पूछिए, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न, अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उसको समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। सर, इनके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। वो ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, मैं आपको प्रश्न में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। भाई जब आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, अच्छा है माननीय सदस्य, आप जब कहते हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं था, आज मैं प्रश्न पर आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। 9 ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस सब के बीच शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने शहरियत कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि ये आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है और सीए ज़रई क़वानीन से ज़्यादा काला है। ज़रई क़वानीन को वापस ले लिया गया, किसानों के मुकदमात वापस लेने की तहरीरी यकीन दहानी कराई गई। कुंवर दानिश अली ने क़वानीन को वापस लेने और वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आज़म को माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कृषि कानून वापस हो गए और अब जोर पकड़ रही है मांग कि सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों को भी वापस लिया जाए। हमारे साथ हैं मज़ीद गुफ्तगू के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली साहब। आपने भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी और ये जो कानून है, इनको कहा था ये काले कानून है। देखिए, कृषि कानून तो काले कानून थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग ली किसानों से, वापस भी हो गए। जो मुकदमात किसानों पर लगे थे वो भी इन राइटिंग दिया है कि वो भी वापस हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सीएए, वो उससे भी बड़ा काला कानून। और आज भी सैकड़ों बेगुनाह नौजवान
जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, वो यूएपीए के तहत जेलों में बंद हैं। और इसकी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की है और दिल्ली की है। तो मैंने हुकूमत से मुताबिक किया है कि आप इस एक्ट को वापस लीजिए और प्राइम मिनिस्टर को माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी देखें तो जो भी इस सीए से जुड़े बहुत सारे लोग हैं वो दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में, उसके इल्ज़ाम में जेलों में हैं और 2 साल लगभग पूरे हो गए हैं सीए के पूरे मूवमेंट को। इसीलिए हमने कहा है, ये जब यूएपीए में अमेंडमेंट ला रहे थे तब भी मैंने उसका विरोध किया था, मैंने आगाह किया था हमने कि इसका दुरुपयोग होगा और ये बात अब सामने आ गई है। तो सरकार को वक्त रहते ऐसे निर्दोष लोगों को जेल से बाहर निकालने का रास्ता साफ करना चाहिए और सीएए को वापस लेना चाहिए। आखिरी सवाल, आप इनको काला कानून बता रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून है, सीएए है, किस तरीके से ये पूरी तरीके से काला ही काला है? इसमें कुछ सफ़ेद है ही नहीं। जो देश का, जो हमारे संविधान का, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये। मैंने उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जो बुनियाद है संविधान की, कि मजहब के आधार पर हमारे मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता और ये इसकी बुनियाद ही वहाँ से है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।